हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल प्रैक्टिस सेट आया हुआ है फिजिक्स के लिए उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज। फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है। इसके अंदर ये पूछा है कि जो आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर यानी जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऐसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट के ऊपर एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। यानी कि हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहेगी। ऐसे सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और इसके दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि जहाँ से हमें चार्ज को मूव करने के लिए कोई वर्क ना करना पड़े, तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहती है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है इस सरफेस के। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज। जिस सरफेस के ऊपर चार्ज है उससे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है हमेशा परपेंडिकुलर रहती है। अब परपेंडिकुलर का मीन्स 90 डिग्री का एंगल होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी, क्योंकि इनके बीच में क्या रहता है, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, परपेंडिकुलर होते हैं इस वजह से। और जब पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी वहाँ पे, कांस्टेंट। इसमें क्यों पोटेंशियल, तो यानी कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो वहाँ पे जो नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये यहाँ पे फिर ज़रूरी होगा कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसके क्या बनेगा, सरफेस के नॉर्मल में जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमसे ये पूछा है द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई नोट। ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल है ई नोट। तो चलिए इसके बारे में पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। ये होता क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फोर्स के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दो कोई चार्ज रहते हैं यहाँ पे, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला। अब हमें कैलकुलेट करना है ई नोट। ई नोट हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का सिंबल है। तो ई नोट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको इधर ले जाएंगे और आपकी फोर्स को इधर ले आएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई नोट इक्वल टू 1/4 पाई फोर्स Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। हम यहीं पे इन सभी की यूनिट लिख देंगे। 4 पाई ये कांस्टेंट टर्म है, 1 भी कांस्टेंट है, तो हम सीधा इनका यूनिट लिखेंगे। फोर्स का है न्यूटन, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। और Q1 Q2 चार्ज जो है, चार्ज की यूनिट होती है हमारे पास कूलाम। दो चार्ज है, दोनों की यूनिट लिखेंगे। और रेडियस ये हम यहाँ पे मीटर में ले रहे हैं, ठीक है। और चार्ज के ऊपर ये जो आपका रेडियस है उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसके यूनिट के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारी यूनिट बन जाएगी इसकी, न्यूटन नीचे था इसको ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूटन इनवर्स, चार्ज का कूलाम हो जाएगा 2 स्क्वायर, और मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर इनवर्स। तो ये हमारे पास इसका यूनिट बन गया, जो कि हमारे कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हमें एक स्टेशनरी चार्ज दे रखा है और ये पूछा है कि उसके वो जो आपका स्टेशनरी चार्ज है किस मैग्नीट्यूड की फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा जब हम उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास
पहले हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे कि जो आपका फोर्स है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज इज इन यूनिफॉर्म, हम उसको यूनिफॉर्म में, पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर देखें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय किस फॉर्मूले से लिखते हैं हम इसको, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारे पास ऐसे चार्ज के लिए है जो चार्ज मूविंग है, और उस मूविंग चार्ज को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसके लिए फॉर्मूला है। और अब हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि आपका चार्ज क्या है, स्टेशनरी। तो जो आपका चार्ज स्टेशनरी है, तो इफ चार्ज स्टेशनरी आपका क्या है, चार्ज स्टेशनरी है, ठीक है, चार्ज स्टेशनरी है, तो आपकी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चार्ज कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक जगह पे है, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। अब एक चीज़ फॉर्मूले की जीरो हो गई तो ये सभी इसके मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें जीरो हो जाएंगी, इसलिए आपकी फोर्स क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ पे जो फोर्स आपका स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ये जीरो। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। चलिए अब इसी प्रकार हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ट ए सेक्शन ऑफ कंडक्टर इफ ए एम्पियर करंट इज पास थ्रू इट फॉर 20 सेकेंड। हमें एक कंडक्टर दे रखा है, उसके अंदर से ए एम्पियर का करंट पास किया है 20 सेकेंड के लिए, तो ये बताना है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए, ठीक है, 20 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से पास हो गए। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला आता है आई इक्वल टू एन ई। आई अपना करंट होता है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कैलकुलेट करने, तो ये इधर आ जाएगा आई अपॉन ई इक्वल टू एन। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पे, आई हमें करंट क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ए अपॉन, और ई एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है अपना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल टू एन। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए जो ये 20 सेकेंड में पास हुए। अब हमें यदि यहाँ पे 1 एम्पियर करंट देता, ठीक है, इफ़ करंट इज आई की वैल्यू क्या होती 1, तब हमारे पास ये क्या हो जाता 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और फाइनली ये क्या बन जाता 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते यदि हमें यहाँ पे करंट 1 एम्पियर मिलता एक ही जगह पे, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यहीं तक ही आ गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो आपका न्यूक्लियर मॉडल है वो किसने दिया था, तो न्यूक्लियर मॉडल दिया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसने दिया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसको और नाम से भी जानते हैं, न्यूक्लियर मॉडल के साथ साथ इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, हम इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट आगे देखते हैं। प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, तो चलिए अब आगे देखते हैं इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल विद इक्वल मोमेंटा एंटर नॉर्मल टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो उनकी जो रेडियस है उसका रेशियो क्या होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल, दो है हमारे पास, एक तो प्रोटॉन है दूसरा अल्फा पार्टिकल है, दोनों का मोमेंटम इक्वल है और दोनों क्या नॉर्मल से इक्वल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उन दोनों की रेडियस क्या होगी। तो चलिए हम इनकी रेडियस बताते हैं आगे, इनकी रेडियस क्या होगी। तो रेडियस जो होती है, रेडियस के लिए फॉर्मूला आता है R इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू।
ये हमारे पास इसकी रेडियस का फॉर्मूला होता है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करता है फील्ड के अंदर तो एक सर्कुलर पाथ बढ़ाएगा, तो उसके लिए उसकी रिलेशन रहेगी रेडियस की mv/bq। अब प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगी, हम दोनों के लिए लिखेंगे, प्रोटॉन के लिए और पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए वैल्यू क्या होगी। तो इसमें पहले प्रोटॉन के लिए लिखेंगे प्रोटॉन की रेडियस हम r1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रोटॉन का जो मास है 1 होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी mv/bq। और जो दूसरा है हमारे पास आपका अल्फा पार्टिकल, फॉर अल्फा पार्टिकल की रेडियस को हम r2 मान लेते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है हमारे पास, मूविंग हीलियम एटम, और हीलियम का मास कितना होता है 4, तो उसके लिए हमारी वैल्यू हो जाएगी उसकी 4। और उसके ऊपर जो आपका चार्ज है वो भी दुगना हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। अब उसके लिए देखेंगे उसका चार्ज भी डबल हो जाएगा, तो ये उससे कट जाएगा 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2mv/bq। अब हमें r1/r2 कैलकुलेट करना था, तो इनको लिखेंगे r1/r2 और दोनों की वैल्यू पुट कर लेंगे यहाँ पे। r की वैल्यू क्या है हमारे पास mv/bq और दूसरा 2mv/bq। तो ये वैल्यू कट जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो ये हमारा इसका करेक्ट रेडियस आ गया, रेडियस के रेशियो का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, जो कि हमारे पास नेक्स्ट है इसका पार्ट। ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है कि एक आपका एक इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है। उसकी कितने वोल्ट का है 110 वाट का, और हम उसको 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिक वो सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ये बताने कितना करंट फ्लो करेगा बल्ब के अंदर से। तो पावर का फॉर्मूला होता है P=VI, ठीक है। ये हमारे पास V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, V क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है हमारा यहाँ पे करंट होता है, और P क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर। अब इन सभी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। पावर कितना दे रखा है उसका 110 वोल्ट, ठीक है। और V पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इसका 220 वोल्ट। हमें इलेक्ट्रिक करंट बताना है, उसका I की वैल्यू निकालनी है, तो 220 इधर आ जाएगा 110/220 इक्वल टू I, ये कट जाएगा 1/2, और हमारे पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 यानी कि हाफ 0.5 एम्पियर। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका 0.5 एम्पियर हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है उस बल्ब के अंदर से। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो किस वजह से होता है। तो देखिए इसके अंदर हम बताते हैं कि जो लाइट ट्रेवल करेगी, इसके लिए आसान सी ट्रिक होती है ये देखने की कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या देखें। तो इसमें ये देखेंगे कि व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम denser to rare medium, it bends away from normal। जब हमारे पास कोई लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, तो वो जो उसका नॉर्मल होता है उससे बैंड हो जाएगी, उससे दूर की तरफ। तो हमारे पास हमें ये देखना है सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए डेंसर टू रेयर। हमें एक एग्जांपल देखना है कि डेंसर टू रेयर कौन सा है। तो वाटर टू ग्लास, तो वाटर के कंपैरिजन में ग्लास ज़्यादा डेंसर है, तो यहाँ पे क्या है रेयर टू डेंसर, ये भी नहीं है। ग्लास टू डायमंड, ग्लास से ज़्यादा डेंसर होता है डायमंड, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, उससे नेक्स्ट हमारे पास वाटर टू एयर, एयर के कंपैरिजन में वाटर ज़्यादा डेंसर है, तो ये हो गया वाटर टू एयर। तो ये हमारे पास सही ऑप्शन बैठ रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम का। एयर टू मरकरी, मरकरी ज़्यादा डेंस है एयर से, तो ये भी नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में डेंसर टू रेयर मीडियम का एक ही ऑप्शन है वाटर टू एयर, जिसके अंदर क्या होता है टोटल रिफ्लेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपका ऑब्जेक्ट्स को देखने में यूज होता है
फोग धुंध में और हेज जब ये कोहरा छाया रहता है, ऐसी सिचुएशन में कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम यूज़ करते हैं धुंध में ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। तो देखिए हम इन सभी का आंसर बताएंगे। हेज एंड फोग के लिए हम इंफ्रारेड, जो आपकी इंफ्रारेड रेज होती है उनका यूज़ करते हैं। या फिर इसमें और ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्चर इन बोन्स। आपकी जो हड्डियाँ टूट जाती है उनके फ्रैक्चर्स को देखने के लिए कौन सी रेज यूज़ करते हैं, तो उसके लिए होती है एक्स रेज। और रात को फोटोग्राफी के लिए कौन सी लाइट यूज़ की जाती है, फॉर फोटोग्राफी एट नाइट। तो उसमें कौन सा यूज़ करेंगे हम, उसमें आती है आपकी इंफ्रारेड रेज। ठीक है, शॉर्ट में लिख देंगे इनको IR। इंफ्रारेड रेज है वो भी रात के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ये हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है कि आपके पास कार्बन था, एटॉमिक नंबर 6, मास 11, तो उससे उसका डिके हुआ। ठीक है, उसका डिके होने से बोरोन बना और उसका एक एटॉमिक नंबर कम हो गया। एटॉमिक नंबर पहले 6 था, 5 हो गया। तो यहाँ से एक बीटा पार्टिकल जनरेट हुआ है। ठीक है, और उसके साथ में एक और पार्टिकल जनरेट हुआ। तो हमें ये पूछेंगे जो एक्स है ये क्या है। तो देखिए ये जो बड़ा है ये हमारे पास क्या है, बोरोन। ठीक है, और ये हमारे पास जो बड़ा है ये हमारे पास पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 1 है, जो यहाँ से रिलीज हो एटॉमिक नंबर 1 होगा और पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास पॉजिट्रॉन है। और यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बीटा डीके हुआ है। ठीक है, तो बीटा डीके, तो ये जो पार्टिकल एक्स बड़ा है ये क्या है, चार्जलेस मासलेस। इसके ऊपर ना कोई चार्ज दिखाया गया ना कोई मास दिखाया गया। तो चार्जलेस और मासलेस क्वांटिटी ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो हमारे पास एक्स क्या हो गया, न्यूट्रिनो पार्टिकल। और ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये भी लिखेंगे एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 1, 1 से कम हुआ है। तो सो बीटा पार्टिकल, इसलिए क्या हो गया यहाँ पे, बीटा पार्टिकल फॉर्म हुआ है। ठीक है, बीटा का पार्टिकल फॉर्म है। यदि यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की जगह पे नेगेटिव चार्ज होता, ठीक है, यानी कि क्या होता, बीटा नेगेटिव डीके होता, तो यहाँ पे जो ये एक्स बनता फिर कौन सा बनता, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता। एंटी न्यूट्रिनो, फिर ये हमारे पास एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल बनता। यदि बीटा पॉजिटिव की जगह पे बीटा नेगेटिव आता तो एंटी न्यूट्रिनो, और बीटा पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पे कौन सा पार्टिकल जनरेट होगा इसके साथ, न्यूट्रिनो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा है कि आपका मोमेंटम पी दे रखा किसी पार्टिकल का, उसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो चलिए इसमें देखते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी क्या आएगी। इसमें हमारे पास पहले फॉर्मूला होता है, उसको लिखेंगे कि जो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ है, प्रिंटर भीतर है तो मुझे प्रिंट करना। तो इसमें नेक्स्ट है कि हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ, एक पार्टिकल है उस जिसका मोमेंटम p है, उसकी हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे देंगे। तो हम इसके लिए ऑप्शन आता है कि जो हमारे पास यानी कि फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली के लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं h/p, और p मोमेंटम है उसको ये h/mv, यानी कि p को mv से भी लिख सकते हैं, p = mv, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा फॉर्मूला, h या mv का फॉर्मूला दूसरा हम यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या आता है एक फॉर्मूला इसका, 2m/काइनेटिक एनर्जी।
अब जो एच हमारे यहाँ पे एच क्या था, प्लैंक कांस्टेंट, सभी की वैल्यू लिख देंगे। यहाँ पे एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। एच हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट होता है। पी क्या था, यहाँ पे मोमेंटम था। पी हमारे पास मोमेंटम था। एम क्या है, यहाँ पे मास, मास होता है। वी है यहाँ पे वेलोसिटी, वी यहाँ पे वेलोसिटी होती है। और ये के ई क्या लिखा है हमने, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, के ई क्या लिखा है हमने, काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, जो जो वर्ड्स हमने इसके अंदर यूज किए हैं। तो अब यहाँ पे हमें मोमेंटम गिवन है पी, तो जो जो वैल्यू हमें गिवन है वो लिखेंगे। मोमेंटम कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज पी। और क्या दे रखा है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएगी। अब मोमेंटम पी दे दिया तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल सीधी क्या हो जाएगी, जो फॉर्मूला है अपना वही हो जाएगी। ठीक है, सीधा सीधा सा इस क्वेश्चन यानी कि फॉर्मूला ही पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर डी ब्रोगली वेवलेंथ का। तो आपकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी पार्टिकल, हम वेवलेंथ को यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, एच अपॉन पी। और यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ये हमारे पास, हम इसको लैम्डा से डिनोट करेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला ही पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर कि आपके वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। पी मोमेंटम दे रखा है, यानी कि हमें इसको पी से ही डिनोट करना है, जो इसका फॉर्मूला होता है वही पूछा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे एक इंसिडेंट रेट दे रखी है, इंसिडेंट रेडिएशन दे रखी है। एक फोटो सेल है, उसकी इंसिडेंट रेडिएशन बढ़ा दी, यानी कि इस इंस्टेंसिटी से उसके ऊपर रेडिएशंस आ रही थी, हमने उसको बढ़ा दिया। तो अब ये कह रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कैसे चेंज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो कैसे चेंज होगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है कभी चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए लिखेंगे द स्टॉपिंग पोटेंशियल, the stopping potential, the stopping potential does not depends on the intensity of incident radiation, इंसिडेंट रेडिएशन कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपकी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए क्या नहीं होगा, आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सो स्टॉपिंग पोटेंशियल विल रिमेन अनचेंज। तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा चेंज रहेगा। ठीक है, और वो अब ये भी बता देते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड किसके ऊपर करेगा, कि जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये डिपेंड करेगा, इट विल डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रे, जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ना कि उनकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर ये पूछा है कि जो टोटल एनर्जी, ये आपकी टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की पहले एक्साइटेड स्टेट के अंदर, जो कि एक हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा है, ये हमें गिवन है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अब हमें इसकी वैल्यू बतानी काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की क्या होगी। तो इसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन, इसके लिए किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए उसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रोवोल्ट, जेड स्क्वायर भी आता है इसमें। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। और पहले एक्साइटेड स्टेट में पूछा है, तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहले एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 2 और आपकी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, पहले एक्साइटेड स्टेट के लिए पूछा है, हाइड्रोजन के लिए पूछा है, तो ये 1 हो जाएगी, और पहले एक्साइटेड स्टेट के लिए तो एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी 13.6 अपॉन एन की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 का स्क्वायर, जेड की वैल्यू 1 थी, 1 से कुछ भी चेंज नहीं आएगा तो 1 का 1 ही रहेगा। ये इससे 4 और 4
3.4 आ जाएगा यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब यहाँ पे पूछा क्या है, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी पूछा है तो टोटल एनर्जी हम जितने भी आपके अंदर इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और पोटेंशियल एनर्जी उनको ऐड कर देंगे, हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की है, कितनी है 3.4, और पोटेंशियल एनर्जी हमें पता नहीं है तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एनर्जी क्वेश्चन के अंदर दे रखी है कि -3.4 वोल्ट, एनर्जी कितनी है -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब ये 3.4 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो इधर -3.4 इधर से इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का ही था हमारे पास। इधर पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस की वैल्यू ऐड हो जाएंगी तो 3, 6 और 4, 8, ये हमारे पास आ गई पोटेंशियल एनर्जी आपकी -6.8। तो ये हमारा आंसर हो गया। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारी -6.8। तो अब चलिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है। तो पी टाइप है तो भी 0 होगा, ठीक है, नेट चार्ज 0 ही रहेगा। और यदि एन टाइप होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो भी उसके ऊपर नेट चार्ज क्या रहता है, 0। चाहे इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, वैसे तो हमें पता है, लेकिन नेट चार्ज की पूछे यहाँ पे, नेट चार्ज हमेशा दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या रहेगा, 0। तो अब चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट है हमारा इस फर्स्ट ए सेक्शन का। हमें यहाँ पे एक थिन लेंस दे रखा है, 2 थिन लेंस दे रखे हैं, एक की पावर है +6 डायोप्टर, दूसरे की है -2 डायोप्टर, ठीक है। और ये दोनों कांटेक्ट में है, दोनों को हमें एक साथ चिपका रखा है। तो इनकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी कॉम्बिनेशन की, दोनों को जोड़ने पे इनके कॉम्बिनेशन जो फोकल लेंथ बनेगी वो कितनी बनेगी। तो कंबाइंड पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, कंबाइंड पावर के लिए हम दोनों को जितनी भी पावर है आपके पास ऐड कर देंगे, P1 P2 जितने लेंस थे उन सभी की पावर को ऐड कर देंगे। तो एक पहले लेंस की पावर दे रखी है +6 डायोप्टर और दूसरे की दे रखी है -2, ठीक है, दूसरे की कितनी दे रखी है -2 डायोप्टर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगी, 4 डायोप्टर। तो ये हमारे पास इनकी कंबाइंड पावर आ गई। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि फोकल लेंथ कितनी होगी दोनों की, तो फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ हमारे पास आ जाएगी और वो भी कॉम्बिनेशन की निकाल लें, दोनों के कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन वाला ही फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। फोकल लेंथ क्या होता है, पावर का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो पावर हमने यहाँ पे 4 निकाल ली, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/4 और मीटर में। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1/4 मीटर। तो ये हमारे पास इसकी फोकल लेंथ आ गई जो पावर की इन्वर्स होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।